स्टूडेंट्स, चलो आज डिस्कस कर लेते हैं क्लास 11th का जो मॉडिफाइड सिलेबस है सीबीएसई का। कौन कौन से टॉपिक डिलीट हुए हैं, कौन कौन से क्या क्या चीज़ें जो हैं तुम्हारे टेक्स्ट बुक से हटी हैं, ग्रामर से क्या चीज़ें हटी हैं और कौन कौन सी चीज़ें उन पर कितने मार्क्स मिलने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे आज हम लोग। ठीक है। तो पहले तो ये देखो कि जो इंग्लिश का पेपर तुम्हारा आएगा वो दो पार्ट में डिवाइडेड होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए भी 40 मार्क्स का रहेगा और पार्ट बी भी 40 मार्क्स का रहेगा। ठीक है। तो पार्ट ए में 3 टॉपिक है, एक रीडिंग सेक्शन का है, एक ग्रामर सेक्शन का है, एक लिटरेचर सेक्शन का है। ठीक है। तो रीडिंग में 18 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, ग्रामर में 8 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, लिटरेचर सेक्शन में 14 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, 14 मार्क्स के। तो ये रहा पार्ट ए। पार्ट बी की अगर बात करें तो इसमें रीडिंग सेक्शन में 8 मार्क्स हैं, राइटिंग सेक्शन में 16 मार्क्स हैं और लिटरेचर सेक्शन में 16 मार्क्स हैं। ठीक है। कैसे कैसे क्वेश्चंस होंगे उस बात को दिमाग में रख लो। पहले कह रहा है कि रीडिंग सेक्शन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे अनसीन पैसेज पर, कॉम्प्रिहेंशन एसेस करने के लिए। तुम्हें कितना समझ में आ रहा है उसको पढ़ करके, उसकी मीनिंग कितना समझ पा रहे हो। वोकेबुलरी एंड इन्फरेंस ऑफ मीनिंग विल ऑल्सो बी असेस्ड। एक तो क्वेश्चन वोकेबुलरी की भी रहेंगे, मतलब शब्दार्थ मीनिंग जो पूछेगा इंग्लिश का इंग्लिश में। कह रहा है कि पैसेज फैक्चुअल हो सकता है, डिस्क्रिप्टिव हो सकता है, लिटरेरी हो सकता है। फैक्चुअल का मतलब जिसमें फैक्ट होते हैं, डिस्क्रिप्टिव का मतलब किसी चीज़ को बहुत अच्छे से इलेबोरेट करके दिया रहेगा, लिटरेरी का मतलब कोई किसी राइटर का लिटरेचर का कोई पोर्शन रहेगा। तो इसमें कह रहा है कि 10 आउट ऑफ 11 क्वेश्चंस टू बी डन। तो इसमें जो अनसीन पैसेज पहला दिया रहेगा उसमें तुमको 11 क्वेश्चंस दिए रहेंगे, तो एक ऑप्शन रहेगा, मतलब 11 में से केवल 10 अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है। 11 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से 10 करने होंगे अनसीन पैसेज। उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वन अनसीन केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज। तो एक तो सिंपल अनसीन पैसेज आएगा ऊपर, दूसरा भी एक अनसीन पैसेज ही आएगा, वो 8 नंबर का होगा। तो उसमें क्या होगा, केस बेस्ड, कोई केस दिया रहेगा। ठीक है। कोई केस देने का मतलब यहाँ पुलिस केस वाली बात नहीं है, यहाँ केस का मतलब है किसी भी पर्टिकुलर इवेंट या चीज़ों का जो है डेटा दिया रहेगा, उसका एक आंकड़ा दिया रहेगा, उसके आधार पर तुमको चीज़ों को आंसर करना होता है। जैसे अगर तुमने 10th तक अगर मैथ्स पढ़ा हो तो उसमें एक चैप्टर पढ़े होगे स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी। तो उसमें जो कई सारे आंकड़े दिए रहते हैं उस ढंग का जो है फैक्ट दिया रहेगा। ठीक है। सैम्पल पेपर देख लेना, अपने आप आइडिया मिल जाएगा कि एग्जैक्टली क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो वो रहेगा, उसमें स्टैटिस्टिकल डेटा चार्ट वगैरह रहेगा। और यहाँ भी तुम्हारे पास 9 क्वेश्चन होंगे सामने, उन 9 में से 8 को आंसर करना है। तो 10 हो गए पहले वाले अनसीन पैसेज के, और दूसरे अनसीन पैसेज से 8 नंबर, 10 8 18। ये हुआ रीडिंग सेक्शन पार्ट ए। ठीक है। ग्रामर में आते हैं। पहली बात, इसको ग्रामर मत बोला करो, ये ग्रामर है, ग्रामर। ठीक है। तो 8 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे इसमें। कह रहा है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे गैप फिलिंग के आधार पर, उसमें हो सकता है डिटर्मिनर पूछ दे, टेंसेस पूछ दे, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही होंगे। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन रीऑर्डरिंग, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। या तो ABCD करके दे देगा ऑप्शन में, सेंटेंस का ऑर्डर चेंज हो जाएगा, तो तुमको बताना होगा कि एग्जैक्ट ऑर्डर क्या होगा, ABCD होगा, BCAD होगा, इस तरह से। ठीक है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस उसके रहेंगे रीऑर्डरिंग करने पर या ट्रांसफॉर्मेशन पर। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन में एग्जैक्टली चीज़ ये होती है कि एक सेंटेंस को दूसरे फॉर्म में बदलते हैं, कि उसका फॉर्म बदलता है, मीनिंग नहीं बदलती। ठीक है। जैसे अगर कहा जाए कि यू आर अ गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के हो, ये हो गया तुम्हारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अब कहा जाए अगर कि इसको नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करो, तो यूज़ करोगे नेगेटिव वर्ड का, लेकिन मीनिंग नहीं बदलनी चाहिए। क्या था, यू आर अ गुड बॉय, तो नेगेटिव में क्या होगा, यू आर नॉट अ गुड बॉय, सॉरी नॉट अ बैड बॉय। डबल नेगेटिव इज इक्वल टू 1 पॉजिटिव। ठीक है। यू आर अ गुड बॉय अफर्मेटिव,
ठीक उसी का यू आर नॉट अ बैड बॉय नेगेटिव हो गया। ऐसा होता है ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें एक्टिव में एक्टिव का पैसिव में, पैसिव का एक्टिव में, या डायरेक्ट का इनडायरेक्ट, और इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इन दोनों पोर्शन से मिला करके कह रहा है कि टोटल 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आउट ऑफ द 10 गिवन। 10 दिए रहेंगे, 10 में से 8 करने होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रामर सेक्शन पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है। लिटरेचर सेक्शन की अगर हम बात करें, 14 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। कैसे कह रहा है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोएट्री फ्रॉम हॉर्नबिल टू एसेस कॉम्प्रिहेंशन एंड एप्रिसिएशन। हॉर्नबिल में जो पोएम है कई सारी जो सिलेबस में हैं, उनमें से एक पोएम का एक्सट्रैक्ट दिया रहेगा। एक्सट्रैक्ट का मतलब उसका एक टुकड़ा दिया रहेगा, एक स्टेंजा कोई दी रहेगी या कोई पोर्शन दिया रहेगा उसका। तो ऐसे 2 एक्सट्रैक्ट दिए रहेंगे, मतलब 2 पोएम के दिए रहेंगे, उन दोनों में से एक एक्सट्रैक्ट का आंसर करना होगा। 3 क्वेश्चन उससे पूछे जाएंगे। बात समझ में आ रही है? मतलब तुम्हारी पढ़ी हुई 2 पोएम्स आएंगी, उन 2 में से एक करना होगा। उसका जो है वो स्टेंजा दिया रहेगा, उस स्टेंजा के आधार पर क्वेश्चन रहेंगे मल्टीपल चॉइस, ऑप्शनल। ठीक है। 3 क्वेश्चन होंगे, उनको आंसर करना होगा। फिर है प्रोज एक्सट्रैक्ट आएगा, स्नैपशॉट या जो है हॉर्नबिल, दोनों से 3 दिए रहेंगे। स्नैपशॉट हॉर्नबिल से मिला करके कुल 3 पैसेजेस दिए रहेंगे, यानी प्रोज के, गद्य वाले पोर्शन के। ठीक है। तो उन 3 में से 2 करना होगा। बात समझ में आ रही है? 3 प्रोज दिए रहेंगे, उन 3 में से 2 को सिलेक्ट करना होगा। उन 2 में 3-3 क्वेश्चन रहेंगे मल्टीपल चॉइस, उनको करना होगा। 6 नंबर ये हो गया। फिर है टेक्स्ट बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टू एसेस कॉम्प्रिहेंशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो चैप्टर से, अब यहाँ पर कोई पैसेज नहीं दिया रहेगा, ऐसे ही चैप्टर से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ जाएंगे। कितने रहेंगे? 6 रहेंगे। 6 में से 5 करने होंगे। तो 3 हो गया पोएट्री वाला, 2 और 6 हो गया प्रोज वाला। अच्छा, 3 9 और 5 ये हो गया जो अलग से पूछेगा क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस। 9 5 14 ये हो गया लिटरेचर सेक्शन। समझ में आया? तो पार्ट ए इस तरह से होगा। पार्ट बी में लिखने वाला काम ज़्यादा है। पार्ट ए जो था ना, ये टोटल का टोटल जो है पूरी तरह से पार्ट ए जो है तुम्हारा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर आधारित है। तो सोच लो 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 40 नंबर का मल्टीपल चॉइस ऑप्शनल अगर आएगा और ये सब कर ले तो कितने अच्छे, यहाँ मार्क्स कटने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अगर तुम सही कर देते हो टिक, तो मार्क्स 40 तो एकदम रखा हुआ है तुम्हारे लिए। तो अब और जो है फिर बचा पार्ट बी। पार्ट बी में रीडिंग सेक्शन 8 नंबर का है। उस रीडिंग सेक्शन में क्या करना है? नोट मेकिंग और समरी। ठीक है। नोट मेकिंग 5 नंबर का है, समरी 3 नंबर की है। करें कि 200 से 250 शब्दों तक लिखना होता है इसको। ठीक है। नोट मेकिंग में भी देखो नंबरिंग स्कीम दे दिया है कि टाइटल लिख पाओगे तो 1 नंबर उसका मिल जाएगा, नंबरिंग आइडेंटिटी कर दोगे तो 1 नंबर उसका मिल जाएगा, जो की टर्म्स वगैरह उसमें यूज़ कर लोगे तो उसका 1 नंबर मिल जाएगा, जो नोट्स है तुम्हारे उसका 2 नंबर मिल जाएगा। समरी कंटेंट के लिए 1 नंबर, एक्सप्रेशन के लिए 1 नंबर, और कोई 1 नंबर होगा, इसमें क्लियरली दिया नहीं है। 50 शब्दों में लिखना होता है समरी। नोट मेकिंग अब तो काफ़ी कम में हो जाती है। 200 से 250 वर्ड का दिया रहेगा पैसेज, उसी का नोट मेकिंग करना होता है, उसी की समरी लिखनी होती है। ठीक है। तो 5 दिन 8 नंबर ये देख लो तुम्हारा रीडिंग सेक्शन में ये दिया हुआ है। इसमें राइटिंग सेक्शन में देखो क्या है, नोटिस लिखनी होगी 50 शब्दों में, 50 वर्ड्स में। 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे नोटिस लिखने के लिए, 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उनमें से एक करना होगा। 3 नंबर का ये है, जिसमें फॉर्मेट का 1 नंबर मिलेगा, कंटेंट यानी जो लिख फिर है पोस्टर। पोस्टर बनाना है 50 शब्दों का, 2 दिया रहेगा, 1 करना होगा, ये भी 3 नंबर का है। तो 3 3 6 नंबर हो गए। फिर बचे 10 नंबर। तो 5 नंबर का तुम्हारा जो है वो लेटर हो जाएगा और 5 नंबर का स्पीच या डिबेट हो जाएगा। ठीक है। तो लेटर जो है, देखो वर्ड लिमिट जाननी बहुत ज़रूरी है। लेटर जो लिखने होंगे वो 120 से 150 शब्दों के लिखने होंगे।
ये कैसे लेटर हो सकते हैं? बिजनेस और ऑफिशियल लेटर हो सकते हैं, इंक्वायरी करने के लिए, शिकायत करने के लिए, कोई जानकारी देने के लिए, प्राप्त करने के लिए, कोई ऑर्डर प्लेस करने के लिए, उसकी रिप्लाई करने के लिए, या स्कूल कॉलेज की अथॉरिटीज़ को, प्रिंसिपल को लिखना है एडमिशन को लेकर के, स्कूल का कोई इशू है, कोई रिक्वायरमेंट है, कोई कोर्स की सूटेबिलिटी की बात करें, तो ये सारी चीज़ें जो हैं लेटर में, यानी फॉर्मल लेटर एक तरह से कह सकते हो कि ये ज़्यादातर जो है तो फॉर्मल लेटर ही है। फॉर्मल लेटर्स आएंगे, 5 नंबर का ये रहेगा। फॉर्मेट का 1 नंबर रहेगा, कंटेंट का 2, एक्सप्रेशन का 2 नंबर। अब अगर हम बात करें और एक 5 नंबर के राइटिंग सेक्शन की, तो उसमें कह रहा है कि स्पीच डिबेट आएगा। द थीम शुड बी कंटेम्प्रेरी टॉपिकल इश्यूज़, यानी जो अभी वर्तमान में जो इशू चल रहे हैं, जैसे कोरोना चल रहा है, या जो ग्लोबलाइजेशन का काम है, या जो पॉल्यूशन है दिल्ली के कॉन्टेक्स्ट में। हालांकि दिल्ली की कॉन्टेक्स्ट में ही क्यों, और भी शहरों में पॉल्यूशन, ऐसा थोड़ी है कि केवल दिल्ली में ही पॉल्यूशन है, लेकिन यहाँ ज़्यादा है, ज़्यादा परेशान है हम इससे। तो उससे रिलेटेड स्पीच या डिबेट का क्वेश्चन आएगा, 5 नंबर का ये रहेगा, ठीक है। फिर बचा लिटरेचर सेक्शन। यहाँ पर तुम्हारे जो चैप्टर्स हैं, तुम्हारे जो टेक्स्ट बुक हैं, उससे क्वेश्चन आएंगे, उनको आंसर लिखना होगा, या मल्टीपल चॉइस नहीं रहेगा। कह रहा है कि 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा, तो 2 दूना 4 नंबर का वो हो जाएगा। कह रहा है कि प्रोज और पोएट्री से मिला करके आ जाएगा, हॉर्नबिल से, ठीक है। 4 दिया रहेगा, 4 में से 2 करना होगा, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, ऑप्शन है तुम्हारे पास। फिर है एक जो है प्रोज स्नैपशॉट से आएगा, जैसे उधर पोएट्री और प्रोज से एक एक करना होता है और 4 में से 2 करना होगा, यहाँ स्नैपशॉट वाले में से एक क्वेश्चन आएगा, मतलब एक करना होगा, दिया तो रहेगा 2 ही इसमें, ठीक है। 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें एक करना होगा, ये भी 2 नंबर का है। फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, एक करना होगा, ठीक है, 2 दिया रहेगा, 2 में से एक करना होगा, ये 5 नंबर का है। और फिर एक स्नैपशॉट से आएगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, 5 नंबर का, ठीक है। तो ये रहे कि क्या क्या चीज़ें आएंगी, क्या क्या चीज़, क्या क्या टॉपिक डिलीट हो चुकी है जो पहले थी, इस सेशन के लिए डिलीट हुई है, 2020-21 के लिए डिलीट हुई है। राइटिंग सेक्शन में क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट हट गया है, एडिटर को लिखा जाने वाला लेटर हट गया है, और जॉब या बायोडाटा रिज्यूमे का एप्लीकेशन हट गया, आर्टिकल रिपोर्ट राइटिंग हट गई, नरेटिव हट गया, ग्रामर में मॉडल्स, क्लॉजेस, चेंज ऑफ वॉइस, ये सब हट गया, ठीक है। लिटरेचर में हॉर्नबिल से 2 चैप्टर हटे हैं, फादर टू सन और द एडवेंचर। स्नैपशॉट से द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, द टेल ऑफ मेलन सिटी, ये दोनों हट चुके हैं, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारा सिलेबस, ये रही तुम्हारी मार्किंग स्कीम। आई होप कि अब कोई कन्फ्यूज़न बाकी नहीं रह जाएगा क्लास 11th वालों को, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करो।